भैया भैया आराम से। भाई है, मेरा भाई है और मेरी भाभी और ये बाजू वाला मोनू शर्मा और ये सर्विस एक मोबाइल वाला, ये तीनों जन मिलके मेरे भाई को मारे और मारने के बाद वो तीनों जन उसमें दफना दिए हैं। मैं 20 दिन से अपने भाई को खोज रहा हूँ, मेरा भाई नहीं मिल रहा। मेरी भाभी बोल रही है कि कुर्ला गए टिकान पे काम करने के लिए, तो मैं खोज रहा हूँ। तो मुझे डाउट हुआ, रात को मैं आया रूम खोजबीन किया मैं, तो देखा उसमें 2x2 का 3 टाइल्स लगी थी। तो मैं दिमाग लगाया 2x2 का 6 फुट हो गया लंबाई। डाउट हुआ तो मैं अपने भाई को लिवा के आया, सबको मतलब जमा किया। फिर मैं ये खुदाई चालू करवाया इधर, तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया। तो मैं बेहोश हो गया तो उससे बाद टाइम था जुलाई 2025 के फर्स्ट वीक का और जगह थी मुंबई का नाला सुपारा, जब यहीं के एक मोहल्ले गटकापाड़ा में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया विजय चौहान इस घटना से करीबन 16-17 साल पहले यूपी से मुंबई काम धंधे की तलाश में आए थे। ये यहाँ पर अकेले नहीं आए, जबकि अपने अन्य 3 भाइयों के साथ आए थे और चारों ही भाई यहाँ पर मुंबई में पहुंचकर जैसा कि उनका इंटरेस्ट था, जैसा कि उन्होंने काम धंधा सीख रखा था, उसी काम में वो लोग लग जाते हैं। कोई तो टाइल का मिस्त्री बन जाता है, कोई नॉर्मली राजमिस्त्री इस टाइम बन चुका था। जैसा कि उन्हें काम आया करता था, वो सारे के सारे अपने अपने काम पर सेटल हो जाते हैं। उनको अब काफी अच्छी इनकम भी जनरेट हो रही थी। जैसा कि वो लोग यूपी से सोचकर आए थे कि मुंबई में जाकर अच्छे से काम धाम किया करेंगे, उसके बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी, वही सारी की सारी चीजें हो भी रही थी। और बीच बीच में ये सारे के सारे भाई, जैसा कि इनका काम धंधे के हिसाब से इन्हें टाइम लगा करता था, अपने माता पिता के पास ये लोग यूपी जाते रहा करते थे। वो लोग अपने माता पिता के पास जाते, जितना भी उनका खर्चा पानी होता वो उन्हें देकर वापस यहीं पर आकर दोबारा से अपने काम पर लग जाया करते थे। और इस घटना से करीबन 10 साल पहले विजय चौहान वापस से अपने माता पिता के पास घूमने के लिए अपने गाँव जाता है, उनका हालचाल पूछने के लिए जाता है। और उसी टाइम उसके माता पिता ने ये बात सोची कि हमें अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। इस बात के लिए विजय चौहान भी राजी हो जाता है और उसके बाद उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी टाइम कोमल देवी नाम की एक लड़की उनके सामने भी आती है। उसका रिश्ता विजय के लिए आता है। विजय के परिवार वाले लड़की को देखते हैं, विजय ने लड़की को देखा और उसके बाद इन दोनों की ही शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद विजय दोबारा से मुंबई में जाकर अपना वही रेगुलरली काम करने लगता है जो कि वो मिस्त्री का किया करता था। बीच बीच में वो अपने माता पिता के पास आता रहता। इस टाइम उसकी पत्नी भी उसके माता पिता के पास यूपी में ही रहा करती थी, तो वो उससे भी मिलता, अपने माता पिता से मिलता। और जब से उसकी शादी हुई थी, उसका जो ये आना जाना था वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। उसके माता पिता भी समझ चुके थे कि अब उनके बेटे की शादी हो चुकी है, इसका अब एक ग्रस्त जीवन हो चुका है, तो इसका यहाँ पर बार बार आना बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। इसी तरीके से विजय दूसरी तरफ मुंबई में तो काम किया ही करता था, लेकिन बीच बीच में वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए, अपने माता पिता से मिलने के लिए यूपी भी जाता रहा करता था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी पत्नी ने ये बात कही कि वो यहाँ पर बार बार इससे मिलने के लिए आता है। अच्छी बात है ये कि वो आता है तो अपने माता पिता से भी मिल लेता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी उसके साथ मुंबई में ही सेटल हो जाए? तो विजय ने अपनी पत्नी कोमल को समझाया कि वहां पर रहना इतना ज्यादा आसान नहीं जैसा कि यहाँ पर, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अब की बार जैसे ही मैं मुंबई जाऊंगा तो वहां पर तुम्हारे भी रहने का मैं जुगाड़ कर लूंगा। ये बात बोलकर वो कोमल को अलविदा बोलता है और उसके बाद मुंबई चला जाता है। इस टाइम तक ये चारों के चारों भाई एक साथ ही एक ही जगह पर रहा करते थे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद विजय ने अपने बाकी भाइयों से ये बात कही कि तुम्हारी भाभी भी यहीं पर आना चाहती है। इस टाइम तक ये लोग एक ही कमरे में रहा करते थे और अगर इनकी भाभी यहीं पर आ जाती है, विजय की पत्नी, तो ये लोग एक कमरे में
में तो रह नहीं सकते थे। तो अपने भाई की वो लोग प्रॉब्लम को समझते हैं और ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बिल्कुल सच्चाई थी। एक ना एक दिन उनकी भी शादी हो जानी थी और उसके बाद तो उन्हें अलग होना ही था। तो वो लोग अपना कहीं और रहने का जुगाड़ कर लेते हैं और अगली बार जब विजय यूपी में जाता है तो अपनी पत्नी कोमल को लेकर वो मुंबई आ जाता है। इस टाइम वो पति पत्नी मुंबई में काफी अच्छे से रह रहे थे। टाइम लगातार बीतता जा रहा था और यहाँ पर आने के करीबन 2 से 3 साल बाद ही मोनिका को एक लड़का हो जाता है। अब तो इसका पूरा परिवार यहाँ पर बस चुका था, फिर भी वो बीच बीच में अपने माता पिता से मिलने के लिए यूपी जाता रहा करता था। इस टाइम इसका यहाँ पर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे इसे इनकम जनरेट हो रही थी। जैसा कि ये सोचकर यूपी से आया था कि मुंबई में जाकर वो काफी सारे पैसे कमाने वाला है। अब उसके पास इतने पैसे हो चुके थे कि वो कभी कभार जरूरत पड़ने पर अपने भाइयों की भी मदद कर सकता था। और तभी टाइम आता है जुलाई 2025 का। अभी तक इसका बेटा करीबन 7 साल का हो चुका था। वो लोग एक दूसरे के यहाँ पर आते जाते रहा करते थे नॉर्मली मिलने के लिए। और इसी टाइम विजय के एक भाई अखिलेश को कुछ एक पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये पिछले काफी सालों से यहाँ पर मुंबई में रह रहा था। किराया दे देकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। तो उसने एक जगह पर एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसे इस टाइम पैसों की जरूरत थी। और दूसरी तरफ विजय ने तो ये बात अखिलेश से बोल ही रखी थी कि भाई पहले तो हमारी जैसे भी कंडीशन थी कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे हालात थोड़े सुधर चुके हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी अगर पैसों की जरूरत पड़े तो ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता, अपने भाई की मदद जरूर करूंगा। तो इन्हीं सारी चीजों को याद कर लेने के बाद अखिलेश विजय के पास जा पहुंचता है। सबसे पहले तो उसने उसके पास कॉल किया, उसके भाई ने फोन नहीं उठाया, लेकिन अगले ही दिन से लगातार उसका फोन बंद आ रहा था। और यही टाइम था जुलाई 2025 का। आखिर में लगभग 3 से 4 दिनों तक लगातार ट्राई कर लेने के बाद जब उसका फोन नहीं लगता है तो उसने अपनी भाभी के पास कॉल किया, लेकिन उसकी भाभी ने भी फोन नहीं उठाया। उसके भी फोन पर घंटी जा रही थी लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। तो हार थक कर उसके दिमाग में इस टाइम काफी सारे सवाल आ रहे थे। लगातार पता नहीं उसके ख्याल कहां कहां पर जा रहे थे। तो वो सीधा का सीधा अपने भाई के घर पर ही जा पहुंचता है और वहां पर जाकर उसने दरवाजा नॉक किया। कुछ ही देर बाद उसकी भाभी कोमल ने आकर दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उसने अपने सामने अखिलेश को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अखिलेश भी अपनी भाभी को देखकर खुश हो गया कि चलो कम से कम ये ठीक ठाक हैं। पता नहीं उसने तो क्या कुछ इस टाइम तक सोच ली थी। तो वो अंदर जाकर आराम से बैठकर सबसे पहले तो पानी पीता है, उसके बाद अपने भतीजे के साथ कुछ देर तक खेलता है और उसके बाद उसने अपनी भाभी से पूछा कि उसने अपने भाई के पास काफी बार कॉल कर लिया है लेकिन उनका तो मोबाइल लग ही नहीं रहा है। मैंने आपके पास भी कॉल किया था, आपने भी फोन नहीं उठाया। तो उसकी भाभी ने कहा कि उनके भैया को एक काफी बड़ा टेंडर मिला है जिसके चलते वो कुर्ला गए हुए हैं। तो काफी बार वो विजय के पास कॉल कर चुकी थी लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था। लेकिन 3-4 दिन पहले वो वापिस आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि जिस इलाके में वो रहते हैं वहां पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं वहां पर काफी अच्छे से काम कर रहा हूँ और बीच बीच में जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो नेटवर्क वाली जगहों को जुगाड़ करके मैं तुम्हारे पास अपने आप ही कॉल कर लिया करूंगा। और इस बात को सुनकर अखिलेश की सांस में सांस आती है कि चलो ठीक है, अभी तक सच अगर मैं बताऊं तो पता नहीं मेरे तो दिमाग में क्या क्या चल रहा था। यही सारी नॉर्मली आपस में वो लोग बातें करते हैं और उसने ये बात भी कही कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, जैसे ही तुम्हारे भैया अपने काम से लौटकर वापिस आएंगे उनके अगर मोबाइल से तुम्हारी बात नहीं होती है तो मैं अपने मोबाइल से तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। यही सारी बातें सोचकर वो वापस अपने घर पर चला जाता है। लेकिन अगले लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके थे। अब उसके ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा था कि उसने एक घर लिया है, उसकी उसे पेमेंट भी करनी है। तो उसने अपनी भाभी के पास ही कॉल करना शुरू किया। उसकी भाभी बीच बीच में फोन उठा लिया करती थी लेकिन एक स्पेसिफिक दिन के बाद उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया और उनका मोबाइल पूरे तरीके से बंद हो चुका था। अब वो दोबारा
दोबारा से परेशान की। आखिरकार भाभी को क्या हुआ, वो दोबारा से नॉर्मली उसे संभालने के लिए वापस उनके घर पर जा पहुंचता है। वहां पर इस टाइम एक ताला लगा हुआ था। ना तो उसके भाई का मोबाइल लग रहा था, ना ही उसकी भाभी का मोबाइल लग रहा था। और इनके आस पड़ोस के लोग भी इस बात से मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि आखिरकार वो गए तो गए कहां पर। ये ताला लगभग 2 दिनों से लगा हुआ है। तो इस बात से परेशान होकर अखिलेश अपने दूसरे भाई अजय के पास जा पहुंचता है। उसे जाकर सारी की सारी कहानी बताता है कि भाई सबसे पहले तो मुझे इस तरीके से पैसों की ज़रूरत थी, उसके बाद अपने भाई से मैं पैसे लेने के लिए जब उनके घर पर जाता हूं तो भाभी वहां पर मिली थी। और जो कुछ भी वो बता सकता था वो सारी की सारी बातें अपने भाई अजय को बता देता है। और उसके बाद अजय ने कहा कि हाँ, कोमल भी मुझे मिली थी, उसका मेरे पास कॉल आया था और उसका ये कहना था कि उनके घर पर छोटी सी एक जगह पर टुकड़ियां टूट गई है, उन्हें जाकर टाइल लगानी है। तो उस दिन उसके पास टाइम नहीं था, उसने मना कर दिया कि आज तो वो काम पर ही जा रहा है और जैसे ही उसे टाइम लगेगा वो वापस आकर उनके टाइल का काम कर देगा। ये बात सोचकर वो चौक पर चला जाता है। वहां पर जब उसे पूरे का पूरा दिन कोई भी कस्टमर नहीं मिलता, कोई काम धंधा उस दिन उसे नहीं मिला था, तो आखिर में उसने यही बात सोची कि उसे अपने भाई के घर पर जाकर वहां पर भी तो टाइल ठीक करनी है। तो वो वहीं पर जाकर सबसे पहले तो कोमल से मिलता है। कोमल से ये बात पूछता है कि कौन सी वो टाइल हैं और कोमल ने दिखाया कि यहाँ पर 3 टाइलें टूटी हुई हैं। तो अजय ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और वहीं पर अपने काम धंधे पर लग जाता है। उसे लगभग ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, 1.5 से 2 घंटे मुश्किल से लगे होंगे। उसने वो तीनों की तीनों टाइल वहां पर काफी अच्छे से जचा दी थी और उसके बाद कोमल ने उसे 1,000-1,200 रुपए दे दिए। ये बात कही कि आपके भाई विजय ने ये पैसे मुझे दिए थे कि उसका भाई जब भी यहाँ पर टाइल ठीक करने के लिए आए तो उसे ये पैसे दे दे। और उसके बाद अजय सिर्फ और सिर्फ पैसे लेता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। पहले मुझे फोन किया गया तो मैं बोला कि क्या काम है, तो बोले कि घर का काम है भैया, थोड़ा टाइल 1-2 टूट गई लगाना। हम कहे चल ठीक है, हम आज काम पे आ गए हैं, आज नहीं आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद लोग बोली कि बिहान कर देना। हम कहे चल ठीक है, बिहान कर दूंगा। फिर तो 10:30-11 बजे गया उधर, तो मैं देखा उधर तो मट्टी उट्टी जहाँ 3 लादी टूटी थी वो मट्टी उट्टी लेवल था। तो लेवल जब था तो मैं बोला कि इसमें तो ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा भूसा ला देता हूँ और 3 के टाइल और सिलमिट ले आता हूँ आधा कोनी, उसको उधर ही बैठा देता हूँ और क्या काम है। तो बोले कि भैया 1,000 रुपए दे के गए हैं। हम कहे ठीक है दे दो। तो ले लिया 1,000 रुपये लेके गया। तो माल मटेरियल लेके अपना आया, तो उसको लगा होगा कि मैं खाली हो गया। तो मैं उससे पूछा कि करे ताकि कौन जरूरी था इस घर में खोदने के लिए। बोल रहे कि जब जाम हो गई थी पाइप, तो भैया बोले कि इसी में खोदवा देता हूँ, बनवा देता हूँ। तो बोले कि फिर अगर उसको भंगी को बुला के बोले साफ करवा लिया, तो बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि 2-3 लादी टूटा है तो उसको उसी पर फिर बंद कर दे। तो मैं सोचा कि तो उतने पर मैं उसको लगा के छोड़ के फिर उसके बाद मैं बाहर आ गया। तो मट्टी थोड़ा बचा था, इतना 5-6 घमेला मट्टी ले जाके मैं उधर फेंक दिया नाले के बाजू। तो हमको ये शंका भी नहीं हुआ कि मेरे घर में मेरा ऐसे ही मेरे भाई के साथ ये लोग करके रखे है कि क्या किए कि दफना दिए, कब किए पता हमको नहीं था। लेकिन उसके बाद आखिरकार इनके घर पर क्या हुआ, वो लोग गए तो गए कहाँ पर, मुझे भी नहीं बता कर गए। इसी सारी बातों को जानने के लिए वो दोनों के दोनों भाई उनके घर के पास आ पहुँचते हैं। यहाँ पर आकर आस पड़ोस में जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि हो सकता है एक बंदे को ना पता हो, 2 को ना पता हो, लेकिन किसी न किसी को तो वो लोग बता कर गए होंगे कि वो लोग जा कहाँ पर रहे हैं। और वैसे भी उसका भाई कुर्ला में इस टाइम काम कर रहा था, तो अचानक से वो घर पर आया, हमें बिना ही बताए यहाँ से गायब कैसे हो सकता है। आपस में ये सारी की सारी बातें करते करते वो लोग वहीं पर मौजूद एक दुकान पर जा पहुंचते हैं और उस दुकान के मालिक से जब उन्होंने अपनी सारी की सारी बातें बताई, तब दुकान के मालिक ने ये बात बताई कि जनाब कल या परसों कोमल यहाँ पर आई थी, उसने अपने जो ATM का पिन था उसे फॉरगेट करवाया था, उसका जो मैसेज था उसके एक दूसरे मोबाइल पर आया था, वो उसे अपने साथ लेकर आई थी। तो वो पिन फॉरगेट करवा लेने के बाद मुझे दोबारा नहीं दिखी। तो अजय और अखिलेश यहाँ पर इनके पड़ोसियों से और लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। अजय ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 दिन पहले कोमल ने उसे बुलाया था, उसकी टुकड़ियां वगैरह टूटी हुई थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि पहले तो उसके द्वारा यहाँ पर एक प्लम्बर को बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ की जो एक पाइपलाइन है वो इस टाइम लीकेज हो रही थी, तो उसने उसे बुलाया
बुलाया। उसके बाद जो यहाँ पर टुकड़ियाँ टूटी हुई थी वो तो मुझसे ही उसने ठीक करवाई थी। ये सारी की सारी बातें वो यहाँ पर खड़ा होकर अपने भाई को बता रहा था, इनके पड़ोसियों को बता रहा था। लेकिन उसी टाइम उनके पड़ोसियों ने ये बात कही कि आप किस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सीवर की लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, और जितनी भी लाइनें हैं वो घर के अंदर से नहीं गुजरती। और इस तरीके की बातें जब इनके पड़ोसियों के द्वारा सुनी जाती हैं तो इन दोनों के ही भाइयों के दिमाग में अलग अलग तरह के अब विचार आने लगते हैं कि आखिरकार उसकी जो वो फर्श की टुकड़ियां थी वो टूट कैसे गई, और आखिरकार जो वो प्लम्बर था वो किस काम के लिए इन्होंने बुलाया था, वो गड्ढा क्यों खोदा गया था। इसी तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन इस टाइम इन लोगों के दिमाग में थे, और वो लोग लगातार एक ही बात बोलते जा रहे थे कि जो आखिरी टाइम में यहाँ पर टाइल लगवाई गई हैं उन्हें जाकर वो लोग तोड़ दें। काफी सारे इनके पड़ोसी ऐसे मौजूद थे जो कि इस बात के लिए हाँ भर लेते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। और जैसे कि आज के टाइम में लगातार केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी हम लोगों के सामने स्टोरी आ चुकी हैं, तो जरूर वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल सकती है। और हो सकता है कोई ना कोई चोरी करने के लिए यहाँ पर आया हो, उसके बाद उसने चोरी करके उन दोनों को अंदर ही बंधक बना रखा हो। इसी तरीके के बहुत सारे लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे। तो सबसे पहले तो वो लोग अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर ताला तोड़कर घर के अंदर जा घुसते हैं। घर का उन्होंने एक एक कोना छान मारा था, लेकिन घर के अंदर ना तो विजय था और ना ही उसकी पत्नी कोमल। तो आखिर में वो लोग उसी टाइल को तोड़ना शुरू कर देते हैं जो कि कुछ एक दिनों पहले अजय के द्वारा लगाई गई थी। सबसे पहले तो वो लोग कुल्हाड़ी से उन टाइलों को तोड़ देते हैं और उसके बाद एक फावड़ा लेकर, कसी लेकर वहां की मिट्टी खोदने लगते हैं। और जैसे जैसे मिट्टी खोदी जा रही थी लगातार बदबू बढ़ती जा रही थी, और इस बदबू को नजर में रखते हुए इनके पड़ोसियों के द्वारा, अखिलेश के द्वारा पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई जाती है कि यहाँ का हाल कुछ ऐसा हो चुका है, एक घर से एक पति पत्नी और उनका बेटा गायब है, और जब हम लोग यहाँ पर आकर टाइल इस टाइम तोड़ रहे हैं तो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, और आप लोग प्लीज टाइम रहते यहाँ पर आ जाइए। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो खुदाई और आगे बढ़ाई जाती है, और लगातार खोदते खोदते वो लोग करीबन 4-4.5 फुट नीचे ही पहुँचे होंगे कि उन्हें एक बॉडी मिल जाती है। जब इस बॉडी को पूरे तरीके से रिकवर किया जाता है तो ये बॉडी करीबन 3 हिस्सों में कटी हुई थी, और इसे देखकर ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये कोई और नहीं जबकि विजय ही है। यहाँ पर जो ये आखिरी टाइम में खुदाई की गई थी टाइलों को तोड़ लेने के बाद, इसकी वीडियो वहां पर मौजूद मोहल्ले के काफी सारे लोगों ने बनाई थी, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसके चलते मैं आप लोगों को यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण वो वीडियो आप लोगों को यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप लोग वो एक्चुअल क्राइम सीन देखना चाहते हैं, एक्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक पिन कर दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो जैसे ही ये बॉडी बरामद की जाती है तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि यहाँ से सिर्फ एक ही बॉडी मिली है, और अगर सिर्फ एक ही बॉडी मिली है, इसका भाई विजय पिछले काफी दिनों से लगातार गायब चलता जा रहा था, तो जरूर ये बॉडी उसी की है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी पत्नी यहाँ से गायब हो चुकी है। तो उनके पड़ोसियों से जब पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की तो उनके पड़ोसियों का ये कहना था कि जनाब इसकी पत्नी का किसी के साथ इस टाइम अफेयर चल रहा था, वो लड़का कुछ ऐसा ऐसा है, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल बताई जाती हैं, जहां पर वो रहा करता था वो डिटेल बताई जाती हैं। पुलिस ऑफिसर्स जब उस लड़के के घर पर पहुंचते हैं तो ये बात पता चलती है कि वो लड़का भी अपने घर से फरार है। पुलिस के द्वारा उसका नंबर ले लिया जाता है, कोमल का नंबर ले लिया जाता है, दोनों ही नंबरों को इस टाइम ट्रेसिंग पर लगा दिया गया था। वैसे तो ये नंबर लगातार बंद आ रहे थे, लेकिन 5 मिनट के लिए इनमें से एक नंबर ऑन होता है, जिसके बाद पुलिस के पास उनकी लोकेशन आ जाती है और पुलिस ऑफिसर्स सीधा का सीधा कोमल के पास जा पहुंचते हैं। और वहां पर जाने के बाद ये बात पता चलती है कि कोमल इस टाइम अपने बच्चे के साथ ही है। इसका एक मोनू नाम के लड़के के साथ अफेयर चला करता था, और वो लड़का बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। पुलिस इन दोनों की ही लोकेशन ट्रेस करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। 23 तारीख को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद
जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस इनकी कस्टडी ले लेती है ताकि सारी की सारी बातें इनसे डिटेल से पूछी जा सकें। और अभी भी वो दोनों के दोनों पुलिस की हिरासत में ही हैं। लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि कोमल उस लड़के के साथ अफेयर में थी, और जैसा कि उसका बेटा भी उस टाइम उसके साथ ही था, तो उस छोटे से 7 साल के लड़के ने बहुत सारी बातें पुलिस ऑफिसर्स को बताई कि किस तरीके से जब से ये घर से फरार हुई थी इस लड़के के साथ रंगरलियां वो मना रही है। और अभी भी ये दोनों के दोनों पुलिस की हिरासत में ही है और सारी की सारी डिटेल से तो अभी बातें बाहर आना बाकी हैं। लेकिन वो वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बाद में वायरल हुई थी, जहां पर कि उसे खुदाई करके बाहर निकाला गया था, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और इस तरीके से किसी के साथ अफेयर में जाने की बजाय, अपने पति को इतना ज्यादा भयंकर तरीके से मार देने की बजाय या फिर अपने पत्नी की जान ले लेने की बजाय वो लोग हंसी खुशी एक दूसरे को डिवोर्स देकर अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि बाद में पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके बाद तो दोनों की ही जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टाइम था 3 फरवरी 2019 का और जगह थी राजस्थान का उदयपुर। जब रात का टाइम हो चुका था और काफी सारे लोग अपनी जॉब से वापस घर की तरफ जा रहे थे। ये लोग नॉर्मली दिनों से काफी ज्यादा उस दिन लेट हो चुके थे और जब वो लोग उदयपुर के एक पुल के पास पहुंचते हैं तो उसी टाइम उन्होंने देखा कि पुल के नीचे की तरफ एक गाड़ी पड़ी हुई है। और उसके हालातों को देखते हुए जब वो लोग ऊपर से देखते हैं तो उन्होंने पाया कि जरूर इसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा। तो हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई इस टाइम ऐसा जख्मी व्यक्ति मौजूद हो जिन्हें की हमारी जरूरत है। तो वो लोग भागकर उस गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गाड़ी के तो अंदर कोई भी नहीं है। तो उन्होंने यहीं पर आसपास में जब देखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर पास में ही एक महिला जमीन पर पड़ी हुई है। इसके सिर में काफी ज्यादा गहरी चोट लगी है। वो लोग उसकी ऐसी हालत को देखकर तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देते हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस के पास भी कॉल कर दिया गया था। पुलिस जल्द से जल्द उसी पुल के नीचे जा पहुंचती है जहां पर कि ये एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस के द्वारा सबसे पहले तो इस पूरी ही जगह का काफी अच्छे से मुआयना किया जाता है और उसके बाद पुलिस इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अगर यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था तो अगर पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था तो पुल के साइडों में काफी सारी ऐसी दीवारें सी खड़ी कर दी जाती हैं ताकि कोई भी गाड़ी इसी तरीके से चलते चलते उससे नीचे ना गिर जाए। तो उनमें से कोई भी उस पुल की वो सेफ्टी वाली दीवार टूटी हुई नहीं थी और अगर एक्सीडेंट नीचे हुआ होता तो यहाँ पर इस गाड़ी के घिसटने के या फिर पीछे से जहां से भी इस महिला ने ब्रेक लगाने शुरू किए, हो सकता है इसका बैलेंस वगैरह बिगड़ गया होगा। तो इसके टायरों के घिसटने के भी यहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे। आखिरकार ये टकराई किससे, इसी तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन इस टाइम पुलिस के दिमाग में चल रहे थे। आखिरकार ये लड़की इस गाड़ी से बाहर कैसे निकल कर पड़ गई, इस बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता था। तो पुलिस ने उस बॉडी को अपने कब्जे में लिया और दूसरी तरफ वो लोग उस कार में भी कुछ ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। बस अगली सुबह होने की वेट ही थी कि एक महिला पुलिस में जाकर एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज भी करवाती है। उसने ये बात बताई कि उसका नाम चारुलता है और उसकी बहन रीचा रात को पता नहीं कहां पर चली गई थी। वो अपनी बेटी को सिर्फ इतनी ही बात बोल कर गई थी कि वो करीबन 1 घंटे में वापिस आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो वापिस नहीं आई है। तो आज से पहले कभी भी वो रात के टाइम इस तरीके से अपने घर से नहीं निकली थी। हमें कोई अंदाजा नहीं कि वो कहां पर गई होगी। तो प्लीज जल्द से जल्द आप लोग मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। यही सारी की सारी बातें इस टाइम रीचा की बहन पुलिस को बोल रही थी और पुलिस को भी रात को एक एक्सीडेंट होने वाली गाड़ी अब तक मिल चुकी थी। तो पुलिस ने ले जाकर चारुलता को वो बॉडी दिखाई और चारुलता उस बॉडी को देखते ही पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं जबकि उसकी बहन रीचा ही है। पुलिस ने चारुलता से इसके बारे में पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरी टाइम में जहां पर हमें ये बॉडी मिली है वहां पर कुछ ऐसे हालात थे। तो हम लोगों को ज्यादातर तो यही विश्वास है कि इसका नॉर्मली एक्सीडेंट नहीं हुआ जबकि इसका तो कत्ल हुआ है। तो क्या आप
हमें बता सकती हैं कि आखिरकार इसकी किसके साथ दुश्मनी चल रही थी। अभी हाल फिलहाल में ही इसकी अगर किसी के साथ लड़ाई भी हुई हो तो वो भी आप हमें बता सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ चारुलता ने तो इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पुलिस ने अब खुद ही इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की कि आखिरी टाइम में उसके साथ हुआ क्या होगा और इसके अलावा इसकी फैमिली में कौन कौन है। अगर ऋचा की मृत्यु हो जाती है तो किस किस को फायदा हो सकता है, इसकी फैमिली में कौन है, यार रिश्तेदार दोस्तों में इसके कौन कौन है। और उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ऋचा की 2008 में शादी हुई थी, उसके बाद इसे एक लड़की होती है, लेकिन फिर तो 2012 में किन्हीं कारणों के चलते वो अपने पति से अलग हो जाती है। इस टाइम इसने एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर रखी थी। तो पुलिस ने अब जो इसका पति था उससे पूछताछ की। दूसरी तरफ जो इसका पुराना पति था जिससे कि अब ये डिवोर्स ले चुकी थी उससे भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो अब पुलिस ने इसके बारे में और ज्यादा डिटेल निकालनी शुरू की। इसके साथ साथ पुलिस उसी जगह को बार बार विजिट भी करने लगती है कि हो सकता है इसे सिर्फ और सिर्फ क्राइम सीन दिखाने की कोशिश की गई हो इस जगह को। तो वो लोग वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर पास की ही जगह पर जहाँ पर कि ये सारा का सारा कांड रचा गया है, जहाँ पर ऋचा की बॉडी मिली थी, इससे कुछ एक दूर ही एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल भी बनाया गया था। यहाँ पर काफी तरह के अजीबोगरीब पैटर्न बनाए गए हैं। तो हो सकता है ब्लैक मैजिक के चलते यहाँ पर किसी ने इसे सेक्रीफाई कर दिया होगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी था कि अगर किसी ने इसकी बलि ही यहाँ पर दी है तो इतनी रात को इसे यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। जरूर इसे किसी न किसी जान पहचान वाले ने ही यहाँ पर बुलाया होगा। और इसी टाइम पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि जब पहले पति से इसका डिवोर्स हो चुका था तो वो वापस उदयपुर में ही अपने माता पिता के यहाँ पर आकर रहने लगी थी। इसका एक भाई भी था, लेकिन जब इसके पिता ने ये चीज देखी कि इसकी लड़की अब डिवोर्सी हो चुकी है, इसके साथ इसका पति नहीं रहता, तो उसने अपनी काफी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी थी। और इससे उसका भाई काफी ज्यादा गुस्से में था, तो वो ज्यादा कुछ तो उस टाइम नहीं कर पाया और ये सारा का सारा मामला यूं ही दब जाता है। बाद में उसने इन सारी चीजों का ज्यादातर विरोध भी नहीं किया, तो हम लोग ये बात भी नहीं कह सकते कि उसकी मौत के पीछे उसी का हाथ होगा। इसी तरीके के काफी सारे अभी तक पुलिस ऑफिसर्स अंदाजे लगा रहे थे और इसी टाइम ऋचा की बेटी सामने आती है। पुलिस ने उससे भी पूछताछ करनी शुरू की और उसकी बेटी ने ये बात बताई कि उस रात तो सिर्फ और सिर्फ यही घटना घटी थी कि उसकी माँ ने उससे ये बात कही कि वो घर पर ही रहे, वो करीबन 1-1.5 घंटे बाद वापस घर पर लौट आएगी। उसने इस बात के लिए भी हाँ भर ली और वो जाकर सोने लग जाती है। उसकी माँ इस टाइम घर से निकल चुकी थी और उसी टाइम उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल प्रदीप का था। सिर्फ उन्होंने यही बात पूछी थी कि क्या माँ घर से निकल चुकी है। उसने इस बात के लिए हाँ भरी और उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह इसकी नींद खुलती है तो इसने देखा कि उसकी माँ अभी तक वापस लौट कर नहीं आई है। उसने अपने मौसी के पास कॉल किया, उन्हें सारी की सारी बातें बताई। इसकी मौसी इसके घर पर आती है, अच्छे से सारी ही बातें पूछ लेने के बाद जहां जहां पर उसकी माँ जा सकती थी उन सारी ही जगहों पर पता कर लेने के बाद उसे जब ये बात लगने लगी कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, आज से पहले वो रात को कभी भी इस तरीके से नहीं निकली थी, तो वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। और वहां पर तो पुलिस वालों को पहले से ही एक बॉडी मिल चुकी थी जिसे कि पुलिस ऑफिसर्स ने चारुलता को दिखा दिया था और चारुलता इसे देखकर पहचान चुकी थी कि हाँ ये कोई और नहीं जबकि उसकी बहन ऋचा ही है। तो अब सारे के सारे लोग एक एक करके इस केस से बाहर होते जा रहे थे। जिसके ऊपर भी वो लोग शक करते वो ही केस से बाहर होता जा रहा था। लेकिन इसी टाइम प्रदीप नाम का एक और व्यक्ति इस केस में आ जाता है, जैसा कि ऋचा की बेटी ने बताया था। तो उसके बारे में अब पुलिस ऑफिसर्स ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं और पुलिस को पता चलता है कि ये कोई और नहीं जबकि वहां का एक लोकल तांत्रिक है। पुलिस ऑफिसर्स प्रदीप के पास जा पहुंचते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को ऋचा की डेड बॉडी मिली है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। तो प्रदीप ने बताया कि हाँ वो काफी बार मेरे पास आती रहा करती थी, छोटी मोटी उसकी कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहा करती थी और यही कारण है कि मैं उसे जानता हूँ। लेकिन पिछले लगभग 1-1.5 महीने से मेरी तो उससे बातें ही नहीं हुई। लेकिन पुलिस को जब इस बारे में पता चलता है कि ये बंदा इस टाइम झूठ बोल रहा है
आखिरी रात आखिरी टाइम में इसी की उससे बातें हुई थी और शायद ऋचा को इसी ने अपने पास बुलाया होगा। तो पुलिस ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाकर थोड़ा सख्ताई से पूछताछ करने लगते हैं और बताते हैं कि तूने कुछ इस तरीके से जब कॉल किया था तो हम लोगों ने ऋचा के तो सारे के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए थे, वहां पर तो तुझे हम लोग नहीं पकड़ पाए, लेकिन दूसरी तरफ जो तूने ये वाला कॉल किया था इससे हमें पता चल चुका है और अब तू आराम से बैठकर हमें सारी की सारी बातें बता दे। और थोड़ा सख्ताई से पूछताछ कर लेने के बाद प्रदीप सारी की सारी बातें डिटेल से बता भी देता है। इसके अलावा ऋचा की बहन चारुलता ने बाकी जो कुछ भी उसकी बातें बची थी वो पुलिस को पहले ही बता दी थी और इस तरीके से ये कहानी खुलकर सामने आती है। ये बात पता चलती है कि सबसे पहले ऋचा की 2008 में शादी हो गई थी, 2010 आते आते उसे एक लड़की हो चुकी थी, 2012 में तो इसका डिवोर्स हो गया और जब ये अकेली रह गई तो ये वापस आकर अपने माता पिता के पास रहने लगती है और उसके बाद मुंबई में रहने वाले एक लड़के से इसकी मुलाकात होती है। उसकी भी पहले ही शादी हो चुकी थी लेकिन उसकी पत्नी को एक काफी ज्यादा गंभीर बीमारी थी जिसके चलते उनका ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही बीता करता था और ये बात भी लगभग कंफर्म हो चुकी थी कि उसकी पत्नी अपनी जान गंवाने वाली है। तो धीरे धीरे कर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। उसने सारी की सारी चीजें इसे पहले से ही साफ साफ बता दी थी कि इस टाइम उसकी पत्नी है, उसके कुछ ऐसे हालात हैं तो वो उसे यूं ही तो नहीं छोड़ने वाला और ऋचा को भी इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं थी और यही कारण था कि उसने दूसरी शादी उसके साथ कर ली। इसकी भी दूसरी शादी थी, इसका दूसरा पति तो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी की हालत इस टाइम काफी ज्यादा खराब रहती थी तो वो अपनी दोनों ही पत्नियों को इस टाइम एक साथ संभाले हुए था। वो ज्यादातर टाइम अपना हॉस्पिटल में ही बिताया करता था और इसी तरीके से इन दोनों की जिंदगी चल रही थी। लेकिन ऋचा ने अपनी बेटी को नाना नानी के पास ही छोड़ दिया था। एक तरफ तो उसका पति अपनी पहली पत्नी को संभाले हुए था, दूसरी तरफ वो कभी कभार अपने माता पिता के यहाँ पर आती रहा करती थी और इसी टाइम ऋचा की मुलाकात भूपेंद्र नाम के एक व्यक्ति से होती है। ये इसके परिवार को काफी अच्छे से जानता था। दरअसल ऋचा की बेटी उसी के स्कूल में पढ़ा करती थी तो भूपेंद्र को इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि ऋचा की फैमिली काफी ज्यादा अमीर है और उसे पैसों की जरूरत थी। तो उसने ऋचा से कुछ एक मदद मांगी। उसने ये बात कही कि उसे करीबन 30 लाख रुपयों की जरूरत है, जो कुछ भी उसका हिसाब बनेगा वो उसे टाइम टू टाइम देता रहेगा, जितना भी ब्याज वगैरह होगा उसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऋचा को दूसरी तरफ कुछ न कुछ इनकम का सोर्स तैयार करना ही था तो उसने 30 लाख रुपए भूपेंद्र को दे दिए। अब ऋचा बार बार अपने पति के पास आना हुआ या फिर अपने माता पिता के पास जाना हुआ, ये सारी चीजें लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र इस टाइम ब्याज का रुपया दे देकर काफी ज्यादा थक चुका था। उसके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी टाइम भूपेंद्र एक अपने पुराने जानकार प्रदीप के पास जा पहुंचता है। वो एक तांत्रिक था। भूपेंद्र ने ये बात प्रदीप से कही कि भाई इस तरीके से मैंने एक लड़की से पैसे उधार ले रखे हैं, अब मैं उसके पैसे वापस लौटाना ही नहीं चाहता। मैं समझ सकता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द तुम इससे मेरा पीछा छुड़वा दो। प्रदीप भी इस बात के लिए मान जाता है और जब ऋचा वापस उदयपुर आई हुई थी, यहाँ पर आकर अपने घर में रहा करती थी, तो इसी टाइम प्रदीप उसके घर पर जाकर कभी तो हड्डियां फेंक आया करता था, कभी लाल कपड़ा फेंकाता, कभी गुड़िया फेंकाता और इन सारी ही चीजों से ऋचा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बारे में वो भूपेंद्र से जिक्र करती है और भूपेंद्र ने कहा कि मेरी नजर में एक तांत्रिक है, हो सकता है कोई ना कोई तुम्हारे पीछे काला जादू वगैरह कर रहा होगा, तो वो इससे तुम्हारा पीछा छुड़वा सकता है। तो ऋचा उसके बारे में पूछने लगती है और भूपेंद्र ने प्रदीप के बारे में उसे बता दिया। जैसा कि प्रदीप ने और भूपेंद्र ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी। ऋचा प्रदीप के पास जाती है, उसे सारी की सारी बातें बताने लगती है और प्रदीप ने कहा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम मुझे कुछ एक पैसे दो, मुझे तुम्हारे लिए हवन वगैरह करने होंगे, छोटा मोटा रिचुअल बनाना होगा, उसके बाद तुम्हारी ये सारी की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। प्रदीप ने जैसा कि पैसे मांगे थे, ऋचा उसे पैसे दे देती है और इस घटना के तकरीबन 1-2 दिन बाद ही उसे नजर आने भी लगता है। उसने देखा कि अब उसके घर में कोई भी
ऐसी अजीबोगरीब चीजें, जैसे कि कभी तो हड्डी मिल जाया करती थी, कभी गुड़िया मिल जाया करती थी, ये सारी चीजें मिलना बंद हो चुकी हैं। इस बात को लेकर अब थोड़ा थोड़ा ऋचा को भी विश्वास होने लगता है कि तांत्रिकों में काफी ज्यादा शक्ति होती है। लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात की भी दिक्कत चल रही थी कि उसके दूसरे पति की जो पत्नी है अभी भी वो जिंदा है, और यही कारण है कि वो पूरा का पूरा टाइम इसे नहीं दे पाता है। तो वो दोबारा से प्रदीप के पास जा पहुंचती है और उसे जाकर कहने लगती है कि मेरी कुछ एक ये प्रॉब्लम है, उसका जो दूसरा पति है, उसकी पहली पत्नी अभी भी जिंदा है, और जब तक वो जिंदा रहेगी ये इसके साथ अच्छे से तो रह नहीं पाएगी। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उसकी पत्नी जो पहले वाली है वो काफी ज्यादा दर्द में तो है ही, उसे भी मुक्ति मिल जाए। प्रदीप इस बात के लिए भी हाँ भर लेता है और इन सारी ही बातों के हो जाने के करीबन 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ऋचा के पति की जो पहली पत्नी थी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो ऋचा कन्फर्म इस बात को लेकर हो चुकी थी कि भले ही कुछ भी हो, ये जो तांत्रिक मुझे मिला है ये सच में कुछ भी कर सकता है। अब ऋचा बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और एक दिन ऐसा भी आया जब वो दोबारा से प्रदीप के पास जाकर ये बात कहने लगती है कि मैंने भूपेंद्र नाम के एक व्यक्ति को, जैसे कि आप भी उसे जानते हैं, उसी ने आपके बारे में मुझे बताया था, मैंने उसे 30 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी सुधर पाए, क्योंकि वो ये चाहती है कि वो जब पैसे उसके लौटा नहीं पाएगा तो वो उसके जो स्कूल है उसकी और जो प्रॉपर्टी है उसमें पार्टनरशिप ले लेगी। तो आप ऐसा कीजिए कि वो मेरे कभी भी पैसे लौटा ना पाए। प्रदीप इस बात के लिए भी मान जाता है और इस कर्मकांड को अंजाम देने के लिए ऋचा प्रदीप को 1 लाख रुपए दे देती है। उसके बाद प्रदीप भूपेंद्र के पास जाता है और उसे सारी की सारी बातें बताने लगता है कि जनाब आपने जो वो महिला भेजी थी जिसको कि सिर्फ और सिर्फ डराना और धमकाना था, आपके दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो आपसे दोबारा पैसे ना मांगे, वो भी कुछ ऐसा ही चाहती है, लेकिन उसका मकसद थोड़ा अलग है। उसने सारी की सारी चीजें बताई और उसके बाद भूपेंद्र के दिमाग में ये बात आई कि ये महिला मुझे ही उल्टा फंसाना चाहती है, तो तुम कुछ ऐसा काम करो कि ये मुझसे दोबारा कभी पैसे ही ना मांगे, तुम इसे ठिकाने लगा दो। लेकिन प्रदीप ने इस बात से मना कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से कि वो उसके घर पर खुद ही कुछ ना कुछ चीजें फेंक कर आया करता था, उससे तो यही बात लगती है कि वो एक ओरिजिनल तांत्रिक भी नहीं था। तो उसने इस बात से मना कर दिया कि वो इसकी जान तो नहीं ले सकता, तंत्र मंत्र से उसे तो खुद ही उसे जाकर मारना होगा। तो भूपेंद्र इस बात के लिए भी मान जाता है और वो उसे 2.5 लाख रुपए दे देता है। पहले से ही वो ऋचा से पैसे ले चुका था, अब भूपेंद्र से भी पैसे ले चुका था, लेकिन भूपेंद्र ने उसे ज्यादा पैसे दिए थे, जिसके चलते अब वो भूपेंद्र की तरफ से ऋचा को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगता है। उसने सारी की सारी प्लानिंग इस टाइम तक तैयार कर ली थी और उसके बाद टाइम आता है 3 फरवरी का, जब दिन में ही उसने सारी की सारी बातें ऋचा को डिटेल से बता दी थी कि रात को मैं रिचुअल करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, लेकिन वो रिचुअल मैं अकेले नहीं कर सकता, वहां पर तुम्हें भी आना होगा, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप ऐसा कीजिएगा जब चांदनी रात हो चुकी होगी इस टाइम आप वहां पर पहुंच जाइएगा, मैं सारी की सारी तैयारियां वहां पर कर लूंगा। यही सारी बातें बोलकर वो वहां पर उसी पुल के नीचे सारी की सारी चीजों को तैयार करने लगता है। और जैसे ही रात का टाइम होता है, उसे टाइम दिया गया था, तो ऋचा उसी टाइम वहां के लिए निकल पड़ती है। वो जाकर प्रदीप से मिलती है। प्रदीप उस टाइम अपने ब्लैक मैजिक का जो कुछ भी उसे तामझाम जचाना था वो तैयारी कर चुका था और वो वहीं पर उस कांड को अंजाम देने लगता है। ऋचा को एक पत्थर पर बैठा दिया जाता है, लेकिन इस टाइम प्रदीप यहाँ पर अकेला नहीं आया था, जबकि अपने 2 साथियों के साथ वो इस अनुष्ठान को करने वाला था। अनुष्ठान तो क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऋचा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। और जब ऋचा को एक पत्थर पर बैठा दिया जाता है तो एक भारी सी रोड से उसके पीछे जो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने ऋचा के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में ऋचा नीचे जा गिरती है। उसके बाद तो उन्होंने वहां पर आसपास में काफी सारे पत्थर रखे हुए थे, उससे वो लोग उसके सिर पर हमला करने लगते हैं। इस टाइम ऋचा की गाड़ी साइड में ही खड़ी हुई थी, तो प्रदीप ने अपने साथियों से ये बात कही कि इस जगह को हमें बिल्कुल एक क्राइम सीन की तरह दिखाना होगा, जैसे कि यहाँ पर एक एक्चुअल एक्सीडेंट हुआ हो। तो वो सारे के सारे लोग मिलकर उसकी गाड़ी को उल्टा पलट देते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी
तरह तरह से पलट जाती है, ऊपर से गिरती है, या फिर नीचे से अगर चलते चलते अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कम से कम उसके जो रिपटने की है वो सारी की सारी निशानियां बची रहती हैं। लेकिन वो लोग तो उस गाड़ी को उल्टा पलट कर वहां से वापस घर पर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ भूपेंद्र के द्वारा भी रीचा की बहन को ये बात कही जाती है कि आप इसे एक नॉर्मली एक्सीडेंट साबित कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है पुलिस केस में अगर ये केस उलझ जाता है तो उसके बाद आप लोगों को इंश्योरेंस का पैसा भी ना मिले। ये अगर एक एक्सीडेंट साबित हो जाता है तो आप लोगों को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अब पुलिस के सामने आ चुकी थी, जिसके चलते पुलिस ने भूपेंद्र को, प्रदीप को, उसके दोनों ही साथियों को गिरफ्तार कर लिया। और कोर्ट में जब इन्हें पेश किया जाता है तो जज ने इनके इन सारे ही कारनामों को देखते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही घटना के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर असल मुलजिम कौन था? रीचा के दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि भूपेंद्र कभी भी उसके पैसे ही ना लौटा पाए, पूरी की पूरी उम्र वो उसका इसी तरीके से ब्याज देता रहे। और दूसरी तरफ भूपेंद्र तो के पैसे लौटाना ही नहीं चाहता था। लेकिन दोनों ही तरफ से जिसे फायदा हो रहा था वो था प्रदीप, और काले जादू की आड़ में वो लगातार पैसे कमाता जा रहा था। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइम था 8 जून 2025 का और जगह थी राजस्थान का अलवर। जब सुबह के करीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो चुका था और एक गली में रहने वाले वीरू जाटव के घर से लगातार रोने की आवाजें आ रही थी। और ये रोने वाला कोई और नहीं जबकि उसकी पत्नी अनीता राज ही थी। धीरे धीरे कर इसकी आवाज को सुनकर इनके पड़ोसियों की नींद खुलने लगती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी मौजूद थी जिसने कि अनीता को इस तरीके से रोते हुए जब उसकी आवाज को सुना तो उन्होंने अपने पतियों को जगा दिया। और उसके बाद वो बताने लगती है कि इस तरीके से एक महिला के रोने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे कर इनके पड़ोस में जितने भी लोग थे वो जागने लगते हैं, वो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और सबसे पहले तो आपस में ही बातें करने लगते हैं कि हमारे यहाँ पर पड़ोस में कौन रो रहा है। लेकिन जैसे ही ये लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें पता चल जाता है कि ये सारी की सारी रोने की आवाजें यहीं पर हमारे पड़ोस में रहने वाले एक टेंट कारोबारी वीरू जाटव के घर से आ रही है। तो वो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर वहीं पर जा पहुंचते हैं और इस टाइम दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं पूछते हुए कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले अंदाजा उनका ये था कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई चोर वगैरह घुस गया होगा, उसने इनका सारा का सारा सामान वगैरह चुरा लिया, उसके बाद हो सकता है इन्हें बांध कर वो यहाँ से चला गया हो। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब उनके पड़ोसी जानने के लिए अंदर घुसते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सारे के सारे लोग खुले हुए हैं, किसी को भी बांधा नहीं गया है और अनीता वहीं पर खाट पर बैठकर काफी ज्यादा भयंकर तरीके से रो रही है। तो कुछ एक महिलाएं अनीता के पास जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि आखिरकार वो क्यों रो रही है। अनीता रोते रोते ये बात कहती है कि उसके पति इस टाइम वो रात को पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन जब उसने अपने पति को देखा तो उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ और उसके बाद जब इसने जाकर अपने पति को चेक किया तो इनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इस चीज को देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके बाद इसका नाम वो लेने की कोशिश करती है, अपने पति को जगाने की कोशिश करती है। लेकिन जब भी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो वो अब घबरा तो चुकी ही थी, इसने रोना शुरू कर दिया। तो इस गली के बाकी लोग सामने आते हैं और उन्होंने ये बात कही कि हो सकता है इसे हार्ट अटैक आया हुआ हो, तुम्हें घबराने की बजाय सबसे पहले इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अनीता इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसे जल्द से जल्द पास के क्लिनिक में ले जाया जाता है। और वहां पर जाने के बाद जब डॉक्टर ने सबसे पहले उसकी नब्ज पकड़कर उसे चेक करने की कोशिश की, उसके दिल की धड़कन को चेक करने की कोशिश की, तो उसने मना कर दिया कि ये तो अपनी जान गंवा चुका है। इनके पड़ोसियों का ये मानना था कि जरूर इसे साइलेंट हार्ट अटैक आया होगा जिसके कारण इसने अपनी जान गंवा दी। यही सारी की सारी नॉर्मली बातें सोचकर
वो लोग बीरू जाटव को वापस अपने घर पर ले आते हैं। इस टाइम उसकी पत्नी का रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था और इस बारे में जैसे ही सुबह इसके घर वालों को पता चलता है तो इसकी पहली पत्नी भी अपने पति को देखने के लिए आ जाती है। यहाँ पर आकर वो अपने पति को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब तक उसका छोटा भाई खेमचंद और उसका बड़ा भाई गब्बर भी वहां पर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने जब इसको पहली नजर में देखा तो उनके दिमाग में काफी सारे सवाल आते हैं कि क्या इसे हार्ट अटैक ही आया है या फिर मामला कुछ और है, जिसके चलते वो सीधा का सीधा पुलिस के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पुलिस को सारी की सारी बातें डिटेल से बताने लगते हैं कि उनके भाई को ये बात कही जा रही है कि साइलेंट हार्ट अटैक आया है, लेकिन हमें कुछ और गड़बड़ लग रही है क्योंकि हमने उसके शरीर पर काफी सारी ऐसी चोटों के निशान देखे हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा अजीब हैं। पहले उसके बॉडी पर ये निशान नहीं थे, लेकिन रात ही रात में ये निशान इसकी बॉडी पर कहां से आ गए। और दूसरी तरफ बीरू जाटव का जो छोटा लड़का था जो कि उस रात इनके घर पर ही सो रहा था, उसने भी अपने चाचा ताऊ को कुछ एक ऐसी बातें बताई जिसे कि लेकर अब वो कंफर्म हो चुके थे कि बीरू जाटव को हार्ट अटैक तो नहीं आया, जबकि इसका तो कत्ल हुआ है। और उसके बाद उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी बातें डिटेल से बता दी कि हमें शक है दूसरी तरफ उसका बेटा कुछ ऐसी ऐसी बातें बता रहा है। तो उन सारी ही चीजों को अब साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ने वाली थी। तो पुलिस ने यहाँ पर गलियों में लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सभी की फुटेज चेक करनी शुरू की और उनके अंदर कुछ एक ऐसे सस्पिशियस लोग नजर आते हैं जिनके के ऊपर बाद में पुलिस के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि इन्हीं लोगों ने इसका कत्ल किया है। लेकिन जैसा कि बीरू जाटव के बेटे ने बताया था, उसके चलते पुलिस ऑफिसर्स उसकी मां अनीता राज को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद अनीता से पूछताछ करनी शुरू करते हैं। अनीता तो साफ साफ इनकार कर देती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं, वो तो पूरी की पूरी रात बड़े ही आराम से सो रही थी। जैसे ही उसकी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे नींद खुलती है, वो जाकर पानी पीने की कोशिश करती है। उसके बाद जब वापस आकर उसने अपने पति को संभाला तो वो अपनी जान गंवा चुके थे। इन्होंने किस तरीके से अपनी जान गंवाई, आखिरकार रात को इनके साथ क्या कुछ हुआ, इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद जैसा कि इसके घर कुनबे के लोगों ने बताया तो दूसरी तरफ पुलिस ने अब अनीता के जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उन्हें चेक करना शुरू कर दिया और इसी में एक ऐसा बंदा भी मौजूद था जो कि बार बार लगातार इसके कांटेक्ट में रहा था। पहले भी ये काफी बार इससे बातें करता रहा था, लेकिन 7 और 8 जून की रात जब इसका कत्ल हुआ था, या फिर हम लोग कहें बीरू जाटव ने अपनी जान गंवाई थी, इसकी पत्नी भी लगातार अपने उसी दोस्त के साथ लगातार कॉल पर थी और वो था काशीराम। तो पुलिस ने अब काशीराम को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ अनीता को सारी की सारी चीजें बताई कि आपका जो ये प्रेमी है या फिर आपके कोई भी इसके साथ संबंध है, इस बारे में तो हम लोग नहीं जानते, इसके साथ आपकी उस रात को भी बात हुई थी। तो अब आप पूरी की पूरी कहानी बड़े ही आराम से बता दीजिए, नहीं तो कहानी का एक क्लू तो हमें मिल ही चुका है, काफी सारे क्लू हमें मिल चुके हैं, हमें जोर जबरदस्ती करके ही आपसे पूछताछ करनी होगी। लेकिन इस टाइम भी अनीता तो ज्यादा कुछ नहीं बता रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब काशीराम को उसके आमने सामने किया जाता है तो एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। ये बात पता चलती है कि अनीता बीरू जाटव की पहली पत्नी नहीं है। बीरू जाटव की इससे पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद ये अनीता से शादी कर लेता है। अनीता की भी ये पहली शादी नहीं थी, सबसे पहले अनीता की कहीं और शादी करवाई जाती है, उसके बाद उसे एक लड़का हो जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये बीरू जाटव से मिलती है, इसके साथ ये प्यार में पड़ जाती है और उसके बाद उसने अपने पहले पति को छोड़कर बीरू जाटव से शादी कर ली। बीरू जाटव इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता है कि इस टाइम इसकी खुद की शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ जिस लड़की से ये प्यार करता है या फिर हम लोग कहें महिला से प्यार करता है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका इस टाइम एक बच्चा भी मौजूद है, वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो प्यार का सिलसिला था ये यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जबकि अनीता पूरा का पूरा दिन अपने घर पर अकेली बैठी रहा करती थी, उसका मन नहीं लगता था, तो उसने बीरू जाटव से ये बात कही कि वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करना चाहती
करती है तो वो उसकी कोई ना कोई दुकान खुलवा दे। और बीरू जाटव ने, वैसे तो उसका टेंट का काफी अच्छा काम चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इसकी पत्नी घर पर बोर होती रहा करती थी, तो उसने एक छोटी सी परचून की दुकान इसकी खुलवा दी। और इस परचून की दुकान के सामने ही दूसरी तरफ काशीराम अपनी रेहड़ी लगाया करता था। वो कचौरियां बेचा करता था और अक्सर वो कचौरियां वगैरह खिलाने के लिए यहाँ पर अनीता की दुकान पर डिलीवरी के लिए आता रहा करता था। सामने ही वो कचौरी बेचता रहता, कभी भी अनीता उसे कचौरी वगैरह मंगवा लेती। तो इसी तरीके से जब इन लोगों की आपस में बातें होती हैं तो काशीराम अनीता की दुकान से ही सामान खरीदने लगता है कचौरी वगैरह बनाने का। और कुछ ऐसे इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। लेकिन अनीता का प्यार बीरू पर ही नहीं रुकने वाला था, जबकि उसके बाद वो काशी से प्यार करने लग जाती है। ये लगभग अगले 4 सालों तक एक रिलेशनशिप में रहते हैं। जब भी इनको टाइम लगा करता था तो ये एक दूसरे के साथ घूमने के लिए बाहर भी जाया करते थे। मेंटली ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे, फिजिकल भी ये अब रिलेशन बनाने लगे थे। लगभग 3 सालों का जब टाइम बीत चुका था, उसके बाद बीरू जाटव को इस बारे में पता चल जाता है कि इसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। उसके बाद ये अपनी पत्नी को काफी ज्यादा बुरे तरीके से धमकाता है, उसे डांटने फटकारने में कोई कमी नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ काशीराम को भी वो पकड़कर अच्छे तरीके से समझा देता है और ये बात कहता है कि अगर मुझे आगे से अगर पता चलता है कि तुम दोनों की आपस में बातें हुई हैं तो तुम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं रहेगा। अनीता और काशी उस टाइम तो इस बात के लिए हाँ भर लेते हैं, लेकिन चोरी छुप के ये आपस में मिला करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। लेकिन इस बारे में दूसरी तरफ बीरू जाटव को कुछ भी नहीं पता था। और इसी टाइम इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि ये बंदा हम लोगों के बीच बार बार में आ रहा है, हम दोनों को ये मिलने नहीं देगा, तो क्यों न हम इसे बीच रास्ते से हटा दें। दूसरी तरफ काशीराम तो पहले से ही अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, तो वो हाँ भर लेता है। और इसी टाइम काशीराम ने कुछ एक ऐसे लोगों का इंतजाम किया जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। उसने ये डील की कि अगर वो एक बंदे को मार डालते हैं तो वो उन्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। और 4 लोग उसे ऐसे मिल भी जाते हैं। वो उन चारों ही लोगों को अपने साथ प्लान में शामिल कर लेता है और दूसरी तरफ अनीता से पूछना शुरू करता है कि वो अपने काम को अंजाम देने के लिए कब आ सकते हैं। और उसके बाद तारीख तय की जाती है कि 7 तारीख की रात को जब सारे के सारे लोग सो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस कांड को अंजाम देंगे। 7 तारीख की जैसे ही शाम का टाइम होता है तो सारे के सारे लोग आराम से सो जाते हैं। बीरू जाटव भी अपनी पत्नी के साथ सबसे पहले तो आराम से बैठकर खाना खाता है, उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। इस टाइम इनका बेटा भी सो चुका था, लेकिन उस रात अनीता ने अपने घर का जो मेन गेट था उसे खुला ही छोड़ दिया। उसने उसमें कुंडी नहीं लगाई। और जैसे ही 7 तारीख की रात का टाइम होने लगता है, अगली सुबह होने लगती है, तो रात के करीबन 2 बजे का टाइम हुआ था जब काशीराम उन चारों ही लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ पर अनीता के घर पर आ पहुँचता है। अनीता ने पहले से ही मेन डोर की कुंडी तो खुली छोड़ ही रखी थी, तो ये लोग घर के अंदर आ घुसते हैं और उसके बाद वहीं पर साइड में रखे हुए एक तकिए से वो बीरू जाटव का गला दबाना शुरू कर देते हैं। वो उसका दम घोटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी कांड को जब ये लोग अंजाम दे रहे थे, किसी ने तो उसका हाथ पकड़ रखा था, किसी ने उसके पैर पकड़ रखे थे। वो लोग जब उसका दम घोटने की कोशिश कर रहे थे तो इसी टाइम अनीता के 9 साल के लड़के की नींद खुल जाती है। उसने उठकर देखा कि कुछ एक लोग उसके पिता को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम वो काफी ज्यादा छोटा था, अच्छे से वो कुछ समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा नींद में भी था, तो वो साइड में ही खड़ी अपनी माँ से ही पूछने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। और उसकी माँ उसे गोद में लेती है और दोबारा से सुला देती है। दूसरे कमरे में ले जाकर वो उसे सुला देती है और वापिस आकर अपने पति को उन लोगों की मदद करने लगती है मरवाने में। लेकिन वो लड़का इस टाइम सोया नहीं था, जबकि वो उठकर घर के दूसरे कमरे से बाहर की तरफ देख रहा था कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन उस छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि ये जाकर उनसे पंगा ले पाए और उनके साथ लड़ाई कर पाए। वो काफी ज्यादा छोटा था, वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कुछ कर सकता है। तो ये काफी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था, काफी आया था, मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये वाला, मुझे आवाज़ आ गई थी जब मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कहीं इसकी आवाज़ आई, फिर मैं जग गया था। मैं तो छुप जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था
फिर काट पे सुला दिया था मैं। उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी सापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के मुक्के दिए ना पर और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। तो मम्मी तो देख रही थी बस। और इन्हीं सब बातों के बारे में उसने बाद में अपने चाचा ताऊ खेमचंद और गब्बर को बताया था। बाद में उन्हें पता चल चुका था कि इस महिला ने ही ये सारे कांड किए हैं। उसके बाद वो दोनों पुलिस के पास जा पहुंचते हैं और कुछ इस तरीके से आखिर में काशीराम, अनीता और उनके एक और कातिल दोस्त को पकड़ा जाता है। लेकिन अभी भी 3 लोग विष्णु, नवीन और चेतन इस केस में फरार हैं। पुलिस अभी भी उनकी छानबीन कर रही है कि आखिरकार वो कातिल कहां पर छिपे हुए हैं। अभी भी इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है, पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं और अभी तक इस केस का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही केस का रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अनीता को सबसे पहले किसी और से प्यार होता है, दोबारा आकर बीरू जाटव से प्यार हो जाता है, उसके साथ वो शादी कर लेती है, उसे एक बच्चा भी हो चुका था, लेकिन आखिर में काशीराम उसे पसंद आ जाता है। क्या आप लोगों को लगता है कि अगर उसकी काशीराम के साथ अगर शादी हो जाती तो उसका आगे चलकर किसी और पर दिल नहीं आता? आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस बारे में भी जरूर बताएं कि इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अगर किसी पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो टाइम रहते उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इस तरीके के कांड रचकर एक बंदा अपनी जान गंवा देता है और दूसरा हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।